अब चूंकि थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, हम अपने बिहार के स्पेशल होम सेक्रेटरी माननीय विकास वैभव जी से कई बार हमें उनको सुनने का मिला है, और इतने बड़े पद पे रहते हुए जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। इनके मन में बस ऐसा ही है, अगर मैं एक आईपीएस बनकर के स्पेशल सेक्रेटरी बना हूं तो बिहार के एक एक बच्चा को कैसे मैं प्रेरित कर सकूं, बिहार को कैसे इंस्पायर कर सकूं। न सिर्फ बिहार में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बिहार से गए हुए जो जो व्यक्ति सफल हैं, जो अपने आप को सफल समझते हैं, सभी को एक छत्र के नीचे जोड़ने के नाम से एक मिशन चलाते हैं जिनका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। आज का यह कार्यक्रम उसी लेट्स इंस्पायर बिहार का भी एक इंस्पायरेशन है कि लेट्स इंस्पायर जेपीएलएच, कि हम जवाहर प्रेमलाल हाई स्कूल को भी कैसे हम लोग इंस्पायर करें। एक समय था, मैं और अनिल दिल्ली में भाई साहब से मिले थे, उनसे निवेदन किया था कि भाई साहब ऐसा ही कार्यक्रम हम अपने स्कूल पे भी करना चाहते हैं और आपका सानिध्य प्राप्त होगा तो वहाँ के बच्चों के लिए सौभाग्य होगा, हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि विकास वैभव जी हमारे बीच हैं। भाई साहब से निवेदन है, भाई साहब आप मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन दें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विकास वैभव सर का। उनके साथ नीतीश चंद्रा सर भी हैं, पर्सनालिटी कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। एक चैट सेशन होगा, विकास वैभव सर से कुछ बातें करेंगे नीतीश सर, और आप लोग नीतीश सर से भी पूछ सकते भी हैं कि अपने पर्सनालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले। तो लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से विकास सर एक तरफ जहां पूरे बिहार को, युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं, तो नीतीश चंद्रा सर बिहार के यूथ को एक बेटर पर्सनालिटी बनाने के लिए एक पर्सनालिटी कोच का काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आगे इस चैट सेशन को आगे बढ़ाएंगे नीतीश सर। तो ओवर टू यू सर। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं भूल गया था मंच पे, यहीं से मैं आपसे भी, जितने मुझसे बड़े हैं और जितने मुझसे छोटे हैं उनको प्यार, जितने मुझसे बड़े हैं उनको यहां से प्रणाम। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ बातें हैं जो मैं विकास सर के बारे में बताना चाहता हूं, और फिर हम लोग चैट सेशन शुरू करेंगे। श्री विकास वैभव जी एक जाने माने और काफी पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार में नहीं, पूरे भारत में पॉपुलर हैं। इनका डंका बजता है, इनके नाम से लोग जोश में आ जाते हैं, क्योंकि लेट्स इंस्पायर बिहार के जनक हमारे विकास वैभव जी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। श्री विकास वैभव जी 2003 के पास आउट हैं। आईआईटी कानपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ये एक ब्लॉग भी चलाते हैं जिनका नाम है साइलेंट पेजेस, ट्रैवल इन द हिस्ट्री लैंड ऑफ इंडिया। अब इनसे हम धीरे धीरे सब जानेंगे कि ये ब्लॉग में किस चीजों की जानकारी होती है। इनके यूट्यूब चैनल भी ये चलाते हैं जिनपे जितने भी देश में जो देश के जो बिहार के, जो खास करके बिहार के जो धरोहर हैं, ऐतिहासिक संपदा है, प्राकृतिक छटा है, उनके बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि वो जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, उनके लिए बहुत सारी जानकारियां होती हैं और कल को वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चैट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑफ टू यू सर। सबसे पहला सवाल, लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है? सबसे पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए अनिल जी का, जेपीएल स्कूल के सभी शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक महोदय का, उपस्थित सभी सुपौल वासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। इस विद्यालय की कहानी हम लोग देख रहे थे, अपने आप में बहुत ही प्रेरणा दे रही थी कि कैसे एक सुदूर क्षेत्र में जिस विद्यालय की स्थापना हुई, तो स्थापना होने के बाद उस विद्यालय से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में
लोग उस शिक्षा की ज्योति को प्रसारित कर रहे हैं। शुरुआत जब हुई थी, किसी ने सोचा नहीं होगा कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, इस सुदूर क्षेत्र से भी लोग जाएंगे, लेकिन यही ज्ञान का प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव है, जिसने मुझे भी दिल्ली में हम लोग मिले थे, जैसा अभी बता रहे थे, वहीं बात हुई थी। 25 दिसंबर को हम लोगों ने एक कार्यक्रम दिल्ली में किया था, बिहार उद्यमिता सम्मेलन। तो लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है वो तो उस पर आएंगे, लेकिन उसी दिन मुझे आमंत्रण मिला था और तभी हम लोगों ने तिथि लगभग तय कर दी थी कि 16 अप्रैल को सुपौल में कार्यक्रम शनिवार को होगा। कल जब पटना से चलकर आ रहा था तो बहुत आसान नहीं था, उससे पहले दिल्ली में था, सुबह चला, लेकिन जब चल रहे थे, उत्तर की ओर चल रहे थे पटना से, तो मन में कल्पना थी कि क्या मुझे खींच के ले जा रही है। और उस समय का स्मरण मन में अपने आप आ रहा था जब इसी क्षेत्र में कभी पूरे भारत भर से विद्वान चल के आते थे, अलग अलग ऐसे रास्तों से जिस पर चलना उस समय आसान नहीं था। कल तो पटना से आने में केवल 4 घंटे लगे, लेकिन मिथिला के उस केंद्र में जहां पूरे भारत भर से विद्वान आते थे, उस प्राचीन काल में जब मार्ग नहीं थे, तो कल्पना हो सकती है ज्ञान का प्रभाव कैसा रहा होगा। उसी ज्ञान का प्रभाव आज हम लोग इस विद्यालय में भी उसी की प्रेरणा को बढ़ते देख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ही इस कॉन्क्लेव में मिलित हुए हैं। और जितने भी बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, सबके अंदर अगर उस प्रकाश को हम लोग जागृत कर सके जिसमें क्षमता वो थी जो पूरे भारत से लोग चल के आते थे, तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान अगर मुझसे पूछा गया क्या है, तो केवल यही, हर व्यक्ति को जागृत कर देना उसकी अपनी क्षमता के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति की क्षमता नहीं। आपके अंदर जो क्षमता समाहित है उसको यदि जान गए तो क्षमता तो ऐसे गुण दिखा चुकी है, जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के इस प्रकार के माध्यम नहीं थे। अभी तो थोड़ी सी दिक्कत आई तकनीकी, बड़ा समझाना पड़ा कि अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, लेकिन फिर भी दिक्कत आ गई। लेकिन क्या समय रहा होगा जब इस संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में जब वज्जी महाजनपद स्थापित थी, तो 7,707 गणराजा चुने जाते थे, यहाँ से भी चुने जाते थे, चंपारण क्षेत्र से भी चुने जाते थे, बेगूसराय से भी चुने जाते थे। मिलकर जब मिलते थे तो वैशाली के एक संस्थागार में 7,707 व्यक्ति बैठते थे, और बिना किसी माइक के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सोचिए कैसे आपस में मिलकर बात करते होंगे और चयन करते होंगे प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का। तो बिहार की क्षमता तो असीम रही है, प्राचीन काल से रही है, जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के माध्यम नहीं थे। लेकिन आजकल जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पिछड़ गए हैं, बहुत सारी समस्याओं पर चिंतित हो जाते हैं, और चिंता निश्चित होती है जब देखते हैं कि जिस क्षेत्र में पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने के लिए कभी आते थे, जिस मिथिला में कभी पूरे भारत से विद्वान एकत्रित हुआ करते थे, इसलिए हुआ करते थे क्योंकि विद्या का ऐसा सम्मान था कि हर व्यक्ति सबसे उस समय के ज्ञानवान व्यक्तित्व को भी चुनौती दे सकता था। उस परंपरा को हम कहाँ भूलते जा रहे हैं। जिस दिन उसको आत्मसात करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, छोटे छोटे वादों में बढ़ते जाएंगे, दृष्टि छोटी होती जाएगी, तो निश्चित समस्याएं और विकराल रूप लेंगी। जैसे विद्यालय का जो सफर था, जो यात्रा थी, हम लोगों ने देखा कैसे जब शुरू हुआ मार्ग भी नहीं थे, लेकिन आज ऐसे मार्ग हैं, ऐसी प्रेरणा स्थापित हो गई कि अलग अलग क्षेत्रों से आप देख रहे हैं कितने स्पीकर्स जो अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के हों। नीतीश चंद्र जी बैठे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में अलग अलग युवा शक्ति को जगाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्षमता वही है, पूर्वज वही थे जो ऐसा तब कर सकते थे। आज भी यदि चिंतित न होकर हम चिंतन करें कि हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में,
समतामूलक समाज के निर्माण के क्षेत्र में उद्यमिता कैसे विकसित हो, जिससे हम लोग नए उद्यम स्थापित कर सकें, रोजगार स्थापित कर सकें, इसका जब प्रयास करेंगे तो निश्चित ही चीजें जितनी निराशावादी दिखती हैं नहीं दिखेंगी यदि आपस में संघर्ष करना छोड़कर जाति के नाम पर, छोटे छोटे वादों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हमने अपनी ऊर्जा केंद्रित कर दी बिहार के विकास में। और इसके लिए जिस दिन बिहार का युवा जाग गया, स्वयं को जान गया, तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं उसको मार्गदर्शन दे। मार्गदर्शन प्रदत्त करने की क्षमता हम स्वयं रखते हैं, यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। और वो क्षमता हर बिहारवासी में उस रूप में स्थापित है, जैसे 2-3 उदाहरण अक्सर जब मैं मिथिला की बात करता हूं तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण एक व्यक्ति की जिद क्या हो सकती है, क्या कर सकती है, हम लोग स्मरण करते हैं महर्षि अष्टावक्र का। तो अष्टावक्र नाम से ही आप देखते होंगे किसी ऐसे बालक में जिसके शरीर में 8 वक्र हो, 8 स्थानों पर कुछ न कुछ विकृति हो, ऐसे बालक का नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र जी के पिताजी थे ऋषि कहोड़। तो ऋषि कहोड़ बड़े विद्वान थे लेकिन बड़े निर्धन थे। उस समय मिथिला में परंपरा थी जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान होंगे उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। तो ऋषि कहोड़ के मन में भी इच्छा हुई कि क्यों न मिथिला के दरबार राजा जनक के यहाँ चला जाए और जाकर उस समय के सबसे जो बड़े विद्वान थे उनको चुनौती दी जाए। परंपरा उस समय स्थापित थी कि सबसे बड़े विद्वान को भी कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे सकता था। तो ऋषि कहोड़ अपने आश्रम से चले और चलते चलते मिथिला राजा जनक के दरबार जब पहुंचे, उस समय सबसे बड़े विद्वान थे आचार्य बंदी। और कहानी आचार्य बंदी के अहंकार की ऐसी थी कि उनका मानना था कि विश्व में उनसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। इसीलिए जब सभी विद्वानों को लगभग वो पराजित कर चुके थे, तब उन्होंने शर्त रखी कि यदि कोई व्यक्ति अब मुझसे शास्त्रार्थ करेगा और मुझे पराजित नहीं कर सकेगा तो उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब पानी के अंदर जाना पड़ेगा यदि मुझसे जीत नहीं सके। तो बड़ी कठिन चुनौती थी कि यदि आचार्य बंदी को आप पराजित नहीं कर पाए तो जल समाधि लेनी पड़ेगी। अब जल समाधि जो भी लेगा निश्चित है जीवन तो नहीं रहेगा, आदमी को मृत्यु निश्चित होनी है जब जल के अंदर चले जाएंगे। इस प्रकार की चुनौती को देखकर भी निर्धनता के कारण आचार्य कहोड़ ने चुनौती दी। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। परिणाम यह रहा पराजित हुए और जल समाधि लेनी पड़ी। उस समय अष्टावक्र की अवस्था बहुत बाल्यकाल की थी, छोटे थे। उन्हें पता चला कि पिताजी का निधन हो गया है, बड़े विचलित हुए। और जब जाने कि किसी एक विद्वान के अहंकार के कारण ऐसा हुआ है तो मन में उन्होंने संकल्प लिया कि इस आचार्य बंदी को मैं अवश्य पराजित करूंगा। और तब शिक्षा, पिताजी तो थे नहीं, स्वयं स्वाध्याय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। और बाल्यावस्था में ही, बचपन की अवस्था में ही ऐसी विद्या उन्होंने अर्जित कर ली कि उन्हें उनके मन में यह विश्वास निश्चित हो गया कि मैं आचार्य बंदी को पराजित कर सकता हूं। तब बालक अष्टावक्र अपने मित्र के साथ, जिनका नाम था श्वेत केतु, चले मिथिला के दरबार। और जब पहुंचे राजा जनक की सभा में तो एक तो दिखने में ही ऐसे थे, शरीर में 8 विकार थे, देखते हैं कोई उनको हंस देता। और जब दरबार में कोई बालक इस प्रकार का पहुंचा हो जो दिखने में टेढ़ा हो, अजीब सा हो, तो जितने भी सैनिक थे वो भी उपहास बनाने लगे। लेकिन बालक अडिग कि मैं तो अवश्य शास्त्रार्थ करूंगा, आचार्य बंदी से करूंगा। बंदी ने भी जब सुना तो उसे बड़ी हंसी आई। कोई कौन बालक है जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान को कहता है कि मैं शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा। राजा जनक भी सुन रहे थे। तो आमतौर पर तो भगा दिया गया होता, लेकिन राजा जनक ने जब उस बालक के मन में इस प्रकार का संकल्प देखा और देखा कि बालक निश्चित है, तो उन्हें आमंत्रित किया। कई दिनों तक फिर शास्त्रार्थ चला और नतीजा ये हुआ कि बालक के संकल्प के सामने, एक बालक के संकल्प के सामने, एक बालक के परिश्रम के सामने उस समय के विश्व के सबसे बड़े विद्वान भी पराजित हो गए। जिनके मन में ऐसा अहंकार था कि जो भी मुझे पराजित करेगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, ऐसे आचार्य बंदी को भी पराजित होना पड़ा। एक बालक का यह सामर्थ्य था जिस बालक को देखकर लोग हंसते थे।
इसी भूमि ने कभी उसको होते देखा था। और तब उस बालक की महानता देखिए, हर व्यक्ति में कितनी महानता हो सकती है। जहां ज्ञान होता है वह अहंकार नहीं होता है, अहंकार नहीं होता। इसीलिए बालक यदि चाहता तो बाल अष्टावक्र मुनि चाहते तो बंदी को भी जल समाधि के लिए बाध्य कर सकते थे, यह शर्त थी। लेकिन उनकी महानता इसमें थी कि उन्होंने जल समाधि के लिए बाध्य नहीं किया, क्षमा प्रदान कर दिया। जीत कर भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। ऋषि महर्षि अष्टावक्र उस बालावस्था में भी आचार्य बंदी की पराजय इसमें समझ रहे थे कि इसके अहंकार का अंत हो गया। कहानी आती है उस समय कैसे इससे प्रसन्न होकर उनके पिताजी भी बाद में जीवित हो गए जब लौट रहे थे। लेकिन कहानी जो मैं कहना चाह रहा हूं, किसी सुदूर क्षेत्र में भी किसी बालक के मन में यदि संकल्प जागता है तो इतनी क्षमता रखता है कि विश्व के सबसे बड़े विद्वान को भी पराजित कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे प्राचीन उदाहरण तो अष्टावक्र मुनि का दिए हम लोग। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य की जब कल्पना करते हैं तो इसी मिथिला के दरबार में युवावस्था में उस समय भी भारत के सब विद्वानों की सभा लगी थी और निर्णय होना था कि सबसे बड़े ऐसे कौन हैं जो ब्रह्म को जानते हो। सभा चली, अनेक दिनों तक चलती रही और जब पूछा गया कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, उनके लिए 1,000 गायें थीं जिसके गायों पर सिंह पर स्वर्ण मढ़ा था और जो विजित होता उसको उपहार स्वरूप मिलना था। तो पूरे सभा में सन्नाटा छा गया क्योंकि इतने बड़े मिथिला के दरबार में जहां पूरे भारत से लोग आए हो तो कैसे संभव हो सकता है कोई व्यक्ति कह दे कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। पूर्व में ऐसे भी हश्र हुए थे कि जो सबसे बड़े विद्वान हुए उन्हें जल समाधि लेनी पड़ गई थी। तो जब ऐसा सन्नाटा छाया तो एक युवा याज्ञवल्क्य खड़े हुए और उन्होंने कहा अपने शिष्य से, सौम्य श्रवा गाय हाँक ले चलो। अब गाय हाँक ले चलो मतलब कि सब जो उपहार मिलना था उस व्यक्ति को जो सबसे बड़ा विद्वान है उसको ले जाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। तो सभी विद्वानों ने आपत्ति कर दी, भाई कैसे आप, जब तक आप जीते नहीं कैसे कर सकते हैं। लंबी कहानी है। अष्टावक्र के बाद हम देखते हैं याज्ञवल्क्य जी के मन में भी कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा मैं नहीं कहता मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मुझे तो केवल इन गायों की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने अपने शिष्य से कहा कि इनको ले चलो। यदि किसी को आपत्ति है तो शास्त्रार्थ कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। कई दिनों तक विवाद चला, बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोग पढ़ते हैं। और विवाद के अंत में जब लगा कि अब याज्ञवल्क्य को कोई पराजित नहीं कर सकते हैं तो उस समय उस प्राचीन मिथिला में, प्राचीन भारत में एक नारी में क्या शक्ति हो सकती है, एक महिला में क्या शक्ति हो सकती है, क्या विद्वता हो सकती है, उसका प्रमाण हमें मिलता है। उस प्राचीन काल में जब पूरे विश्व में महिलाएं अलग अवस्था में थीं, उनका सभा में जाना भी निषिद्ध था, इसी मिथिला में कभी विदुषी गार्गी वाचक नवी में वो क्षमता थी कि गार्गी खड़ी हुई और इससे पहले कि याज्ञवल्क्य को कहा जाता सबसे बड़े विद्वान आप हैं, उन्होंने चुनौती दी कि जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तब तक मैं नहीं मान सकती कि आप भारत के सबसे बड़े विद्वान हैं। उत्तर की श्रृंखला चली और अंत में गार्गी को भी मानना पड़ा कि याज्ञवल्क्य से बड़े विद्वान कोई नहीं है। लेकिन ये परंपरा, उस बौद्धिक परंपरा की बात हो रही है जो आज उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं। चिंतित जब होते हैं कि हम सुदूर क्षेत्र में हैं, मार्ग नहीं थे, जब मार्ग नहीं थे तो हाल में हमने देखा किस प्रकार इतना अच्छा विद्यालय स्थापित हुआ जिससे अनिल जी सभी लोग निकल कर अलग क्षेत्रों में IAS भी बने, IPS भी बने, ज्ञान के प्रकाश को प्रसारित कर रहे हैं, सेवा समर्पित कर रहे हैं। एक छोटे से क्षेत्र में क्या शक्ति हो सकती है। उपनिषदों की बात तो हम लोगों ने की, इतिहास में हम देखते हैं किस प्रकार एक केरल में एक छोटा सा गांव है कालडी। कालडी आज भी सुदूर गांव है, आसानी से आप जाएंगे नहीं, लेकिन उस गांव में जब एक बालक के मन में संकल्प जागृत हुआ तो उसने एक ऐसा रूप धारण किया जिसके प्रमाण आज पूरे भारत में मिलते हैं। उस बालक की उम्र थी केवल 8 वर्ष, 8 साल के थे जब उन्होंने संन्यास लिया। आदि शंकराचार्य की कहानी अपने आप में ऐसी प्रेरित करती है। 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिए, 16 वर्ष तक अध्ययन करते रहे और जब 16 वर्ष के हुए तो निकल पड़े पूरे भारत की
दिग्विजय यात्रा पर 3 बार पूरे भारत की उन्होंने परिक्रमा की और जितने भी मत थे, जितने भी मतांतर थे, सबसे विवाद करते हुए स्थापित किया कि वेदांत का दर्शन से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। धर्म की व्यवस्था को बनाने के लिए चारों कोनों में भारत के मठों की स्थापना हुई। ये तब सभी संभव हो सका जब एक बालक ने बाल्यकाल में निर्णय लिया था कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं। अक्सर जब बच्चों से बात होती है, युवाओं से बात होती है, तो मैं कहता हूं जीवन के लक्ष्य यदि आपने बाल्यकाल में तय कर लिए, युवावस्था में तय कर लिया और स्पष्टता के साथ तय कर लिए, तो निश्चित है कि आप उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। लेकिन यदि आप कंफ्यूज रहोगे, सोचते रहोगे मेरा लक्ष्य क्या है, तो छोटी सी भी कोई समस्या आएगी तो आप विचलित हो जाओगे। तो लेट्स इंस्पायर बिहार आपकी अपनी क्या क्षमता है उसको बताने का एक अभियान है और उसमें मिलकर कैसे हम लोग कुछ संघर्षों को मिटाकर शिक्षा के विकास में, समता के विकास में, उद्यमिता के विकास में योगदान कर सकते हैं। जो सक्षम है वो सामने आए, उनकी सहयोग करने के लिए जिनको उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार के भाव को जागृत करने के लिए पूरे बिहार के हर जिले में हम लोगों ने अध्यायों को स्थापित करने का प्रयास किया है। सुपौल जिले में भी काफी लोग अध्याय से जुड़े हैं। आज इसके बाद दोपहर में सुपौल में भी युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें हर प्रखंड से लोग आमंत्रित हैं, स्वैच्छिक रूप से आएंगे। प्रयास यही है कि जिस बिहार में वो क्षमता थी, जब कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे और हम ऐसा कर सकते थे, तो आज यदि समस्याएं हैं तो केवल चिंतित होने से समस्याएं अपने आप दूर नहीं होती। किसी व्यक्ति को खड़ा होना होता है। जैसे जब एक समय ऐसा था कि पूरे भारत में छोटे छोटे खंडों में भारत बटा हुआ था और पश्चिमोत्तर से उस समय विश्व के सबसे बड़े यवन योद्धा अलक्षेंद्र आक्रमण करने के लिए बढ़ चुके थे, तो एक आचार्य के मन में चिंता जगी कि यदि ये स्थिति रही तो आज तो मगध के शौर्य के आगे अलक्षेंद्र चले गए, लेकिन बाद में क्या होगा? कभी न कभी फिर कोई विदेशी आक्रांता आएगा और पददलित करता हुआ बढ़ता चला जाएगा, प्राचीन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और एक आचार्य के संकल्प में इतनी शक्ति थी कि छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को जोड़कर, जब उस समय जब मार्ग नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, लेकिन जोड़ने की ऐसी अद्भुत क्षमता हमारे पूर्वजों की थी कि केवल इस छोटे से बिहार और आज के भारत की सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि उस भारत में जिसको अखंड भारत कहते हैं, अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक, समुद्र में दक्षिण तक और पूर्वोत्तर तक एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प जब एक व्यक्ति के मन में जागृत हुआ तो उसको हम संभव कर सके। तो क्षमता आज भी कम नहीं है। वेदांत में हम पढ़ते हैं उस ऋषि को जिन्होंने कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितने लोग सुने हैं इसको? ताली तो बजा लिए। कितने लोग सुने हैं इस मंत्र को? एक सुने हैं, पीछे देखिए उधर, और इधर भी सुने हैं। कितने लोग अर्थ जानते हैं? 3 लोग सुने हैं, 4 5। अर्थ कितने लोग जानते हैं इस मंत्र का? कितने लोग जानते हैं इस मंत्र का तात्पर्य क्या है? आप तो जानते हैं, चलिए आप पटना से आए हैं, आपने सुना होगा। इस मंत्र को यदि जान गए और इस मंत्र के अर्थ को ग्रहण कर लिए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। मंत्र कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुनने में एक शब्द जो हर शब्द के साथ सुन रहे होंगे, पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा, कंप्लीट। तो विश्व में यदि कल्पना कीजिए किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की, किसी महिला की, किसी पुरुष की, क्या किसी को हम पूर्ण कह सकते हैं कि हर गुण उसमें हो? कहते हैं क्या? किसी व्यक्ति के लिए हम लोग कहते हैं कि पूरा है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अधूरापन हम देखते हैं, पाते हैं, तो हम कहते हैं। लेकिन मंत्र कहता है कि जो पूर्ण था वह पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट, शैल बी कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। मतलब क्या है? जैसे किसी
सोने के टुकड़े को हम लोग जब खंडित करते हैं, काटते हैं सोने को छोटे छोटे कणों में, तो उस छोटे से कण में क्या गुण होंगे? किस चीज के गुण होंगे? सोने का ही गुण होगा। कितना भी छोटा आप काटोगे गुण तो वही मिलेगा। तो ऋषि की दृष्टि यह है कि यदि हम लोग कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कभी सुने हैं ये बात कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, परमात्मा का अंश है? कितने लोग सुने हैं? बड़े कम लोग सुने हैं भाई। हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, सुने हैं ना? तब ये बताइए, जिस आत्मा में परमात्मा का अंश होगा, परमात्मा के जो गुण हैं क्या है? परमात्मा के गुण क्या हैं? परमात्मा की शक्ति कितनी है? परमात्मा में कितनी शक्ति है? बहुत है। कितनी बहुत है? अनंत है, असीम है ना? इनफाइनाइट जिसको हम लोग कहते हैं। अब असीम को यदि कितना भी आप खंडित करोगे, काटोगे, तो छोटे से छोटा कण क्या होगा? मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तो छोटा भी कण कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। जो असीम को कितना भी आप खंडित करेंगे तो उसमें गुण क्या होंगे? असीम होंगे। हर बैठे व्यक्ति में, हर बैठी पुरुष में, हर बैठी महिला में, हर बालक, हर बालिका में असीम गुण है, असीम क्षमता है वह करने की जो उसके मन में, अंतर्मन में स्थापित हो चाहता हो। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल संदेश है, जो इसी वेदांत की दृष्टि ऐसी भूमि ने दी। उस परमात्मा की शक्ति को जब हम जान गए तो हम पाएंगे वो सारी शक्ति हमारे अंदर है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि अपने आप को कमजोर समझते हो, दुर्बल समझते हो, तो सबसे बड़ा महापाप है। सबसे बड़ा पाप। पूरे सृष्टि की शक्तियां जिसमें समाहित हों, परमात्मा की शक्ति पूरे सृष्टि को संचालित करती है। और जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, यदि वह कहता है कि कुछ असंभव है, तो उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उस पट्टी को हटाने की जरूरत है। और पाएंगे जब चिंता छोड़कर हम चिंतन करेंगे, बहुत सारी समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी। विद्यालय स्थापित हुआ तो देखिए कैसे ज्योति प्रसारित हो रही है। प्रयासों की आवश्यकता है। आज प्रसन्न हुआ मैं जब आया सुबह, तो लोगों ने बताया, अभी पिछले दिनों परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की थी। पूरे बिहार में 12,000 ऐसे विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 40 बच्चों को हम लोग चयनित कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है लेकिन प्रतिभाशाली हैं। उनको IIT और मेडिकल के लिए निःशुल्क हम लोग तैयारी पटना में कराएंगे। 80 बच्चे चुने गए हैं, उसमें 40 को चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। 24 को हम लोग उन 40 बच्चों की भी घोषणा करेंगे, लेकिन 80 की घोषणा हम लोग कर चुके हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। उस 80 बच्चे में एक बालक सुपौल का भी है, और सुपौल में उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं। लेकिन उस बच्चे में इतनी क्षमता थी कि पूरे बिहार भर में जब परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में 80 की सूची में आ पाए। क्षमता असीम है। क्षमता को समझ के मेहनत करने की जरूरत है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इस मंत्र को जानकर यदि हम बढ़ते हैं तो आपका प्रश्न बड़ा सीधा था, उत्तर बड़ा लंबा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से जो मर्म था मैंने समझाने का पूरा प्रयास कर दिया। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और सवाल। आज हम जवाहर प्रेमलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज हम बैठे हैं बसहा में। तो सवाल यहीं से है, इन बच्चों से, जितने युवा आज यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने हमारे पूर्व शिक्षक बैठे हैं, पूर्व छात्र यहाँ बैठे हैं, एलुमनाई बैठे हैं यहाँ पर, और खास करके इतनी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आप यहाँ बैठे हैं। कल आपका भविष्य ये है कि आप वहां से उठ के यहाँ बैठेंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे। ये आपका भविष्य है, और ये भविष्य निर्धारित किया है आपके ही एलुमनाई ने, आपके ही पूर्व शिक्षकों ने। ये जो इतनी लंबी टीम है, ये जो आयोजन है, ये सिर्फ ये है कि अलख जाए, जगाई जाए और आपको एक मार्गदर्शन दिया जाए। जानना चाहूंगा कि जब आप इन उम्र में थे, इस उम्र में थे, अपने स्कूल में थे, क्योंकि आपको, मुझे जहां तक पता है, आपको सिल्वर स्पून में कुछ भी नहीं मिला। आपने अपना रास्ता खुद बनाया है, अपना मार्ग खुद प्रशस्त किया है। तो आपको कुछ कठिनाई हुई? आपको जैसे लोग हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास आर्थिक, हम ये
क्या ऐसी आती है? देखिए, मैं जब छोटा था तो निश्चित है कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। कोई भी आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, संघर्ष तो होगा ही। तो मेरे पिताजी इंडियन ऑयल में जॉब किया करते थे और उनके अक्सर ट्रांसफर हुआ करते थे, मतलब हर साल 2 साल में, 2 साल में, 6 महीने में। और विद्यालय, किसी एक विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला ही नहीं। तो जहाँ जाता अचानक बीच सेशन में भी तो एकदम नए विद्यालय में पहुंचता, नए शिक्षक रहते, नए मित्र बनाने पड़ते और बड़ा वैसा माहौल बनता था जिसमें कोई व्यक्ति विचलित हो जाएगा। लेकिन उसमें भी धैर्य के साथ पढ़ते रहे। बहुत सारी समस्याएं जीवन में आई जो आसान नहीं थी। आईआईटी की भी जब तैयारी शुरू हुई थी तो चीजें बहुत आसान नहीं लगती थी, लेकिन जिद करके कि कोई भी चीज यदि मुश्किल लगती हो तो मैं इस दृष्टि से देखता था कि जो चीज मुश्किल लग रही है वो तो किताब में छपी हुई है। छपी हुई है मतलब किसी ने तो उसको लिखा है, पढ़ कर लिखा है, समझ कर लिखा है। तो यदि कोई व्यक्ति उसको लिख सकता है तो भगवान ने मुझ में क्या कमी कर दी कि मैं उसको समझ नहीं सकता हूं। अगर प्रयास करूंगा तो हर चीज मैं समझ सकता हूं। इसी सोच के साथ जब पढ़ना शुरू हुआ तो शुरू में फिजिक्स मुश्किल लगती थी, लेकिन जब पढ़ना सीख गए तो जिस चीज को समझने में पहले 3-3 दिन लगे, बाद में वैसी ही चीज को समझने में 15 मिनट भी नहीं लगते थे। परिश्रम करना होगा धैर्य के साथ आपको। और मैं हमेशा बोलता हूँ सफलता के लिए इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ परिश्रम करना होगा। और परिश्रम के साथ साथ सफलता तभी मिलती है जब निश्चय दृढ़ हो, किसी भी परिस्थिति में आप रहें। तो हम लोग गाना भी गाते थे कि लोग 3 प्रकार के होते हैं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये समस्या है, उसको तो शुरू करेंगे ही नहीं। कोई लक्ष्य होगा मन में तो बोलेंगे भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। कुछ दिन चले, आगे चले, फिर लगा कि बड़ा मुश्किल है तो छोड़ दिए। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। तो जो भी व्यक्ति सफलता चाहता है वो देख ले किस कैटेगरी में आते हैं। जी, अगला सवाल कुछ अलग अलग क्षेत्रों से मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आप इंस्पायर आप करते हैं लोग, युवाओं को। इतनी सारी लड़कियां यहाँ बैठे हैं और इतने सारे लड़के बैठे हैं जो भी स्कूल में हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है दहेज प्रथा की। तो कल नहीं, आज आप स्कूल में हैं, कल आप कॉलेज में जाएंगे और आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम कुछ बने, हम ब्यूरोक्रेट बने, हम बैंकर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लड़कियां भी इसलिए पढ़ रही हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। इसलिए सवाल भी मेरा यहीं पर है और सर के सामने है कि क्या ये लड़के जो आज यहाँ बैठे हैं और इनके पेरेंट्स कल जब ये पढ़ लिख कर सवर जाएंगे और एक सशक्त इंसान बन जाएंगे तो क्या आप दहेज लेंगे? जोर से बोलिए। लड़कियां ध्यान से सुनना, ये भी सुपौल के हैं। अब लड़कियों से सवाल, क्या आप दहेज देंगी? सर अब सवाल आपसे कि आप इनको क्या बताना चाहते हैं कि ये जो समस्या है इससे निपटारा कैसे पाया जा सकता है? नहीं, केवल यही समस्या नहीं, किसी भी समस्या का जो निपटारा है ना, वो बोलने से या बताने से शुरू नहीं होता है, स्वयं करने से होता है। किसी अन्य व्यक्ति को आप परिवर्तित न कर पाओ, लेकिन अपने बारे में निर्णय कौन लेगा? आप ही लेंगे ना। तो जैसे मैं अगर हूं, अगर अपने बारे में कहूं तो मैंने तो निर्णय लिया था कि नहीं लेना है तो नहीं लिया। और इसी तरह से जब हर व्यक्ति अपने आप में स्थापित हो जाएगा, सोचेगा, चीजें तभी बदलती हैं। निश्चित है प्रेरित करना होगा, लेकिन परिवर्तन तभी होता है जब एक व्यक्ति भी निर्णय लेकर उस पर अमल करता है। धन्यवाद। अगला सवाल सर से है। अब सवाल कुछ आपसे भी हम लेंगे। अगला सवाल मेरा है सर से कि जिस उम्र में आप टीनेजर्स हैं, अभी आप टीनेजर्स यानी कि टिल 19, अंडर 18 आप लोग हैं, तो आप इस उम्र में खास करके बहुत सारे कंफ्यूजन मन में आते हैं कि आगे हम क्या करें, क्या तैयारी करें। स्कूल से निकलने के बाद कभी मन में आता है कि अच्छा 10th कर लेंगे फिर देखेंगे, 12th कर लेंगे फिर देखेंगे, फिर ग्रेजुएशन कर लेंगे। और तब तक क्या होता है, आपके सहपाठी जो 10th करके कम हो जाएंगे, फिर अब 12th करेंगे तो और कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है, महानगर जाना होता है, तैयारी करनी होती है। तो ऐसे युवाओं को अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं भविष्य के लिए? देखिए, निर्णय आपको बहुत जल्दी ले लेना चाहिए कि आपको करना क्या है।
जो मैंने उदाहरण दी, पुराने उदाहरण दी आदि शंकराचार्य की 8 साल के थे, छत्रपति शिवाजी केवल 16 साल के थे जब पहले दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बाल्यकाल में जिसके मन में स्पष्टता आ जाए क्या करना है, उस लक्ष्य को लेकर चलते रहे, निश्चित सफलता मिलेगी। तो बहुत कम उम्र में ही प्रयास कीजिए कि मन में वो स्पष्टता आ जाए कि करना क्या चाहते हैं। अगर आप किसी पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस के अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छी बात है बने, लेकिन तब भी मन में स्पष्टता केवल पुलिस अधिकारी बनने तक ही नहीं होनी चाहिए। स्पष्टता ऐसी होनी चाहिए कि अगर पुलिस अधिकारी बन गए तो उसके बाद क्या करना है। क्योंकि पुलिस अधिकारी बन गए और पूरी जिंदगी अगर आपके मन में ये रहा बेईमानी करेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं आप चैन की नींद तो नहीं सोएंगे, और जो भी गलत करेंगे उसकी अपनी प्रतिक्रिया भी निश्चित होगी। तो मन में यदि चाहते हो, जैसे मेरे मन में बड़ा स्पष्ट था, उस समय सबसे बड़ी परीक्षा थी IIT की मैंने दी, और तब लगा बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिहार के वर्तमान में यदि मैं योगदान ना दे सकूं तो केवल अपने लिए जीविका उपार्जन तो कर लूंगा, लेकिन बिहार के लिए क्या करूंगा मन कचोटता रहेगा। स्थितियों को देखकर विचलित होता था, तब मैंने सिविल सेवा में आने का निर्णय लिया, लेकर योगदान देता रहा, जहां जा रहा जिलों में प्रयास करता रहा। आज भी केवल सेवा तक ही सीमित नहीं हूं, सेवा के बाहर भी युवाओं से बात करने का प्रयास करता हूं, युवाओं से संवाद करने का प्रयास करता हूं, ताकि बिहार में स्थिति में परिवर्तन आए, हमारी मानसिकता में परिवर्तन आए, और जातिवाद से ऊपर उठकर हम लोग बिहार के लिए ऊर्जा अपने लगाने की दिशा में कार्य करें। जब तक हम इस जाति रूपी वादों में ग्रसित रहेंगे, खंड खंड में बंटे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, समस्याएं और विकराल रूप लेंगी। इन जातियों के बंधन से मुक्त होकर जब चिंतन करेंगे तो चिंतन उस प्रकार का कर पाएंगे जो प्राचीन मगध में था। जो विशालता चिंतन में थी, तभी मगध में नंद वंश का भी उदय संभव हो सका, गुप्त वंश भी स्थापित हो सका, और आचार्य चाणक्य भी जब चले तो जाति विशेष देखकर उन्होंने उस समय के भावी सम्राट का चयन नहीं किया। एक बालक में भी क्षमता दिखी तो लेकर आगे चले और अखंड भारत का स्वामी बन सके। बड़ा सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा, तभी वैशाली में हम सोच सके कि कोई व्यक्ति भी शासन कर सकता है, उसको चुना जा सकता है। आज विश्व का आदर्श के रूप में प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, लेकिन पहली बार यदि चिंतन कहीं हुई तो इसी भूमि में हुई। तो इस प्रकार के चिंतन को लेकर जब हम चलेंगे और बहुत बचपन में जब निर्णय ले लेंगे कि हमको क्या करना है, निश्चित हम अवश्य ही सफल होंगे। और मैंने लगभग यदि मुझसे पूछें तो 7वीं कक्षा में था जब मैंने IIT जाने का निर्णय लिया था, और लगभग वही समय था जब सिविल सेवा के बारे में भी सोचना मैंने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन IIT पहुंचने के बाद जब और चीजों को मैंने देखा, विदेशों में भी नौकरी लगी, तब लगा कि निर्णय जो मैंने लिया था उस निर्णय को लेने का अब समय आ गया है, और तब मैंने सिविल सेवा में आने का निर्णय लिया। और बचपन से एक प्रकार की जब मन में बात थी तो समय नहीं लगा। 23 साल के थे उस समय जब IPS में चयन हो गया था, और 23 साल की उम्र से IPS में आए और योगदान देना जब प्रारंभ किया, लंबी सेवा तब से देता रहा हूं। धन्यवाद। सर से एक आखिरी सवाल, फिर आप अपने प्रश्न तैयार रखें, माइक आपके पास जाएगा, आप प्रश्न तैयार रखें। एक आखिरी सवाल, अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 18 से 19 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करनी होती है। इसमें कितना सच्चाई है? और दूसरी बात कि अगर इनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो अभी से इनको क्या करना होगा? देखिए 18 घंटे तो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित ही पढ़ना तो पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है, और एकाग्रता भी चाहिए। निश्चित है, मुझे भी जब पढ़ता था तो कई बार 15-16 घंटे भी पढ़ा होऊंगा किसी दिन में, और देखता था कहीं भी समय व्यर्थ नहीं हो। और पढ़ने के साथ साथ यदि आप 16 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं ये ज्यादा जरूरी है। पढ़ने को तो आप 16 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे अगर आप ऐसी चीजें जिसका कोई फायदा एग्जाम में नहीं हो तो आपकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। तो बड़ा चिंतन करके वैसी चीजों को पढ़ें जिससे जो आपका लक्ष्य है उसमें सफलता मिल सके। तो उत्तर यही है, परिश्रम तो करना पड़ेगा। और हो सकता है शुरू में जो मैंने बात कही, किसी चीज में 16 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं समझने में, लेकिन एक बार पढ़ने का आप तरीका सीख जाएंगे जिद के साथ, तो आगे किसी के मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं ही तय कर सकते हैं कि आपको कितने पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हेलो हेलो, मैं चाहूंगा कि हमारे वॉलेंटियर तैयार रहें सवालों के साथ। बिल्कुल उन तक माइक पहुंचाई जाए और एक एक करके सवाल लिया जाए। आप तैयार हैं?
मैं सर all the IAS IPS generally coming on technical field that is BTech या IIT कि मतलब इसके पीछे का क्या राज है कि जितनी भी IAS, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में शिवम कुमार का नाम सुना हो तो वो भी IIT से हैं, और हमारे सर जो अभी पढ़ते हैं ये सर भी IIT से आए हैं, और इससे पहले हमारे जिला के जो DM सर थे तो वो भी IIT से आए हैं। चूँकि मैं भी अभी मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक, मुझे ये चीज जानने की बहुत इंटरेस्टेड है। और दूसरा क्वेश्चन है से कि अभी सर ने जो बताया दहेज प्रथा के लिए, तो हमारी सोसाइटी के लिए। चलिए, आपका जो प्रश्न है बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, इतने लोग क्यों आते हैं, उत्तर भी बड़ा स्वाभाविक है। सिविल सेवा परीक्षा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि किसी एक फील्ड से ही लोग आए, सभी फील्ड से चुनकर लोग आते हैं। लेकिन जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली होंगे, निश्चित है जब परीक्षा होगी तो उनका चयन होगा ही। और सच्चाई है कि जो लोग IIT जैसी परीक्षा निकाल कर गए होंगे IIT पढ़ने, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिभा तो होगी ही। उसी प्रकार जो टेक्निकल फील्ड वाले अगर अधिक प्रतिभाशाली हुए तो ऐसे लोग की संख्या चयन होने में जो अधिक प्रतिभाशाली होंगे स्वाभाविक है। लेकिन इसमें यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं प्रतिभाशाली हूँ और आर्ट्स लूंगा तो मेरा चयन नहीं होगा, तो ये भ्रम है। किसी भी विषय में आप अच्छा करते हैं, हिंदी में भी, संस्कृत में, उर्दू में, सभी विषयों से लोग चुनकर आते हैं। यूपीएससी टॉप तक किए हैं। बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने तो कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिया था, उर्दू से ही पढ़े थे, फारसी पढ़े थे, और पढ़कर आज मुख्य सचिव हैं। तो हर तरह के लोग हैं इसमें। तो ये चिंता अगर आप सोचते हैं कि भाई किसी भी विषय से सफलता संभव नहीं है, फिर वही मैंने कहा, मन के आगे का आपका एक सीमा है जिसको आपको लांघना है। क्षमता असीम है, किसी विषय से भी आप कर सकते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट से इसलिए लोग ज्यादा आते हैं कि अक्सर जो 12th के बाद बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं टेक्निकल विषयों का चयन करते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा अगला सवाल इस क्षेत्र से आए। हमारी महिलाएं, लड़कियां, स्टूडेंट्स, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, मेरा नाम प्राची कुमारी, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि माइंड को कैसे शांत रखें? ये सबसे बैठिए, इस प्रश्न का उत्तर आसान भी है और कठिन भी, क्योंकि माइंड को शांत रखना आसान नहीं है। मन तो विचलित होता है, हमेशा भ्रमण करता है, लेकिन जिस व्यक्ति में वो क्षमता आ गई कि मन को शांत रख सके वही सफल होता है। और परीक्षा में भी, तैयारी में भी अब ये कैसे करना है इसका उत्तर आसान नहीं, इसको आपको स्वयं तय करना होगा। स्वयं देखना हो मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है, और विचलित जहां हो रहा है उसका समाधान खोजना, वो विचलित नहीं हो। जैसे हम भी जब पढ़ते थे तो बहुत बार मन करता था कि भाई इसमें बाकी बच्चे खेल रहे हैं, बाकी कुछ और सिनेमा देखने जा रहे हैं, लेकिन तब याद करते थे कि मेरा लक्ष्य क्या है। जो अभी अगर 3 घंटे बर्बाद इसमें करेंगे तो क्या वो मेरे लक्ष्य को पाने में सार्थक होगा। और जब लगता कि नहीं, अगर 3 घंटे 4 घंटे क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट खिलाड़ी तो खेल रहे हैं, वो तो अपना खेलेंगे, उनको इनाम भी मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। इस सोच के साथ जब सोचना शुरू किए तो जो चीजें विचलित करती थी अपने आप विचलित नहीं करने लगी। लक्ष्य दिखने लगा, मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जब स्पष्ट दिखता है तो जो भी चीजें आपके विचलित करने वाले होंगी, लक्ष्य इतना मजबूत हो, स्पष्ट हो, तो अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं। धन्यवाद। अगला सवाल, थोड़ा पीछे जाएं आप ताकि पीछे के छात्र भी पूछ पाएं। आप हाथ उठाएं, सिर्फ आप हाथ उठाएं जिनको सवाल करना है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं नाम है अनु कुमारी। मेरा प्रश्न ये है कि दहेज प्रथा मजदूरी या मजबूरी, इसके बारे में मुझे कुछ ऐसे पता बताइए जिससे हल हो जाए। नहीं समझ पाए क्या? दहेज प्रथा मजदूरी है या मजबूरी, इसके बारे में कुछ। दहेज प्रथा तो अभी बात हुई कि सबसे खराब प्रथा है जिसको नहीं होना चाहिए, और उसके सरकार भी उसके लिए कर रही है कदम। लेकिन संभव तभी है जब हम लोग निर्णय लें कि इसको समाप्त करना है। हर व्यक्ति निर्णय ले, हर माता पिता निर्णय ले, तभी संभव है। और वही मैंने कहा कि कोई परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं के लिए निर्णय लेकर उसे सिद्ध करता है। मैंने अपने लिए निर्णय लिया तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने क्या किया था। उसी प्रकार से हर व्यक्ति यदि निर्णय लेकर चलने लगे, उदाहरण प्रस्तुत करे, किसने रोका है, उदाहरण बने, उदाहरण प्रस्तुत करे।
कोई भी प्रथा यदि उसमें कुरीति है उसका अंत होना चाहिए और दहेज प्रथा का निश्चित होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं वर्ग 10वीं की छात्र हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो छात्र पढ़ने में उतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन खेलने कूदने में गाने में उनका इंटरेस्ट है, ऐसे छात्रों का भविष्य का क्या होगा? देखिए, जिस क्षेत्र में ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, हर व्यक्ति का डीएनए भी अलग है। हो सकता है कि जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको बनाया हो उसमें यदि आप आगे बढ़ेंगे तो पूरे विश्व को आप प्रेरित कर देंगे, उसमें सबसे अग्रणी स्थान को प्राप्त करेंगे। लेकिन आप वो न करके यदि वैसा कुछ करने लगे जो जिसमें उतना, देखिए दो चीजें हैं, एक तो कोई भी चीज आप करें, ये बात मन से निकाल दीजिए कि कोई चीज कठिन है, कोई कमजोर नहीं होता, परिश्रम करेंगे हर व्यक्ति स्थापित हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो क्षमता की मैंने बात कही, लेकिन उसमें भी जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो ईश्वर ने हर व्यक्ति में यूनिक बना के दी है। तो यदि किसी व्यक्ति का गायन में, संगीत में, खेल कूद में वैसी प्रतिभा हो, उसको अगर वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो उस पर भी मेहनत करेंगे, निश्चित आगे बढ़ेंगे। और माता पिता को भी ऐसा देखना चाहिए कि यदि ऐसी प्रतिभा है तो मन को सीमित नहीं रखें। बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, कैरियर बना सकता है। इसमें ऐसे बालक का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब समय की कमी है तो मैं चाहूंगा एक आखिरी सवाल। समय की कमी है इस साइड से, अब एक सवाल इस साइड से, आखिरी सवाल आप पूछना चाहते हैं, ये आखिरी सवाल है ये जी। सर, नई शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को कुछ संदेश दिया जाए कि नई शिक्षा पद्धति जो आई है इसके अनुसार वह पढ़ाई कैसे करें। स्किल डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान में रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने लेट्स इंस्पायर बिहार की भी बात की थी, शिक्षा, समता, उद्यमिता। बिहार का विकास, व्यक्ति के रोजगार का विकास तभी संभव है जब उसमें स्किल्स हो। तो नई शिक्षा पद्धति जो आई है, नीति आई है, बहुत सारे अनुभवों को लेकर विचार करने के बाद आई है कि कैसे हमारी प्रतिभा और संपन्न हो सके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो बातें हैं बहुत सोच समझ के उसमें मंथन के बाद निर्णय लेकर उसको लाया गया है। जो भी आपको करना आप तय कर लीजिए और परिश्रम कीजिए, निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। प्रश्नों की जो बात है कभी समाप्त नहीं होती है। तो मैं वैसे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक पेज पे आप जाकर कुछ पूछेंगे तो उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। बाकी सभी को जो यहाँ पर आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतना समय दिया है। मैं चाहूंगा कि पता नहीं शेड्यूल में है कि नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि इतना बड़ा एफर्ट है और ये आपके एफर्ट के बिना संभव नहीं था, तो जो आपकी जो एल्यूमिनाई की टीम है, अनिल जी और आपके जो मित्र हैं, कृपया एक बार मंच पे सब लोग आ जाएं। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 लोग। ठीक है, कुछ समय लेकर करेंगे हम। थैंक यू सो मच सर। तो अभी आप सब ने सर के माध्यम से बहुत सारी बातें सुनी। सर ने बिहार के इतिहास, मिथिला के इतिहास के माध्यम से सभी छात्रों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को समझाने की कोशिश की कि कैसे हम एकाग्रता, चिंतन, मनोबल, आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सारी बातों को सर ने बहुत ही धैर्यपूर्वक सबको समझाया है और सबके सवालों का जवाब भी दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बोला कि सर सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी बिहार के यूथ को हमेशा इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका एक बहुत फेमस कैंपेन है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, जिनके बारे में सर ने भी बात की, लेट्स इंस्पायर बिहार। ये कैंपेन सर अलग अलग जगह पे चलाते हैं और इसके थ्रू बिहार को और कैसे अच्छा बनाया जा सके, कैसे इंस्पायर किया जा सके यूथ को, इस पे सर बहुत काम करते हैं। और एक आईपीएस होने के बावजूद, आईपीएस आईजी स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ बिहार इतना बड़ा पद है,
इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी सर पूरा समय निकालते हैं और सारे युवाओं के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और आज भी उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से इतना सारा वक्त निकाला और जेपीएल स्कूल कॉन्क्लेव सब पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का हिस्सा बने और इस मंच के माध्यम से आप सबको इतनी सारी बातें सिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास कुमार वैभव सर का हम सब एक बार धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चाहती हूँ कि सर को हमारे कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित किया जाए, तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सारे हमारे ऑनरेबल गेस्ट का स्वागत करें। कृष्णा देव मंडल जी, संस्थापक परिवार के सदस्य, और श्री गणेशी प्रसाद शाह जी जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पे हैं और संस्थापक प्रधानाध्यापक हैं, उन दोनों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। फॉर टोकन ऑफ अपलॉड सर को सम्मानित करने के लिए मैं चाहती हूँ कि कृष्णा देव मंडल जी और श्री गणेशी प्रसाद शाह जी मंच पे आए और एक बार सर को सम्मानित करें। साथ ही मैं अपडेट कर दूं कि थोड़ी देर के बाद मेरा भी सेशन होगा। मैं बातें करूंगा एंगर मैनेजमेंट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, स्किल ट्रेनिंग पे और आपके युवाओं से खास संवाद करूंगा, वो थोड़ी देर में। जी हमारे सदस्य स्टेज पे आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब जोरदार तालियों के साथ खड़े होके स्वागत करें और साथ में हमारे संस्थापक परिवार के सदस्य और संस्थापक प्रधानाध्यापक के द्वारा हमारे जो एमिनेंट गेस्ट स्पीकर हैं उनको शॉल बुके के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। रिस्पेक्टेड विकास वैभव जी, उनको हमारे कृष्णा देव मंडल जी और श्री गणेशी प्रसाद शाह जी के द्वारा बुके शॉल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। इट्स अ टोकन ऑफ अपलॉज। सो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। तालियां बिल्कुल बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे इतना समय निकाल के आने के लिए और हमें इतनी सारी बातें सिखाने के लिए। और आज इस मंच के द्वारा मैं इस मंच को संचालित करके इस मंच के द्वारा यहाँ पे आए हुए सारे व्यक्तियों को थैंक यू कहना चाहूँगी। इस पूरे टीम को थैंक्स कहना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि आज इस मंच से मैंने सर को होस्ट किया और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आज इस मंच के थ्रू। मैंने आज बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू सो मच SRK इवेंट्स एंड टू होल टीम ऑफ दिस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटिफुल कॉन्क्लेव, जिसके थ्रू मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और आप सबको भी यहाँ से आज बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिला, क्योंकि हमारे बीच ऐसे डिग्नेटरीज शामिल थे जिन्होंने अपने लाइफ के बहुत ही खास एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे ट्रिक्स और अपने गोल्स को पाने के बहुत सारे रास्ते यहाँ से बताए हैं आपको। आप सबको उस पर काम करना है, फोकस्ड रह के कैसे आप अपने गोल्स को पा सकते हैं, इस पर हमने बहुत सारी बातें की। हम अपने समाज को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, मिथिला के इतिहास, बिहार के इतिहास, इन सब टॉपिक्स पे यहाँ पे सर ने बात की है आप सबसे। दहेज को कैसे खत्म किया जा सकता है, इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ से आप सबको ये सब सुनने का मौका मिल रहा है। और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लाइट सेशन हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से आप सब सीरियस बातें सुन रहे हैं, गोल्स की बातें सुन रहे हैं,